हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी परंपरा। अ, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत के आजादी का जो संघर्ष था वो एक लंबा संघर्ष था। 1857 की पहली जो क्रांति हुई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद से लगाकर 1947 तक राष्ट्रवाद की चेतना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलती है। और एक समय ऐसा आया जब ये चेतना संगठित रूप लेने लगी। हम लोग जानते हैं 1885 में, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, आप लोग उस कांग्रेस का संदर्भ आज हमारा यहाँ जो राजनीतिक दल है उससे कतई न लें। उस समय जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, उसका मूल लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करना था। ये इस बात को हम लोग रेखांकित कर सकते हैं। तो एक संगठित प्रयास आजादी का भारत के अंदर हम लोग कह सकते हैं 1885 के बाद शुरू हुआ, और तब से लगाकर 1947 तक, यानी कि जब तक भारत आजाद हुआ तब तक भारतीय राजनीति को हम अलग अलग चरणों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। और इसी के आधार पर यदि हम लोग कहें कि भारतीय राजनीति किस तरह की थी, तो जैसे मैंने कहा, पूरी भारतीय राजनीति को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तीन चरणों के अंदर हम लोग समझ सकते हैं। पहला चरण जो इस राष्ट्रीय आंदोलन का था वो 1885 से लगाकर 1905 तक का चरण था। ये किस आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भारतीय आजादी का या राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये युग था पूरा, और जो संगठित राष्ट्रीय आंदोलनों का युग था, उसमें पहला चरण 1885 से 1905 तक का हम लोग मान सकते हैं। एक दूसरा चरण स्टार्ट हुआ भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलनों का, वो था 1906 से लगाकर 1918 तक। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे फेज या दूसरे चरण के रूप में हम समझ सकते हैं। और एक आखिरी तीसरा चरण जो था वो था 1919 से लगाकर 1947 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब तक का जो काल है, जो 1919 से प्रारंभ होता है, उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन चरण किस आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं, उन आधारों को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। यानी कि अभी मैंने कहा कि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का जो युग था वो तीन चरणों में विभाजित था। उन तीन चरणों को निर्धारित करने के आधार क्या हैं, तो मोटे तौर पर हम कुछ बिंदुओं की चर्चा इसके तहत कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे काल में 1885 से लगाकर 1947 तक का जो समय है, इस पूरे काल में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का और भारतीयों के नेतृत्व का रवैया बदलता रहा है। यानी कि वो रवैया क्या रहा है, कुछ लोग, एक समय ऐसा था जब भारतीय जनमानस या उस जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मान रहे थे, है ना। और एक तरह से उनको, उनकी नजरों में ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान था। तो और वो ब्रिटिश शासन को भारत में एक एक सीमित शक्तियों के साथ बनाए रखने के समर्थक थे। लेकिन बाद में जाते जाते समय परिवर्तित हुआ और ब्रिटिश शासन के प्रति रवैया बदला, और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से भारत से बाहर निकालने का जो सोच थी वो भारतीय जनमानस और भारतीय नेतृत्व में आई। तो कहने का मतलब जो ब्रिटिश शासन के प्रति रवैया था वो रवैया एक जैसा नहीं था। तो इस कब क्या रवैया था, इस बात को आधार बनाकर भी हम राष्ट्रीय आंदोलन के युग को अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप लोग समझ सकते हो वो है नेतृत्व। पूरी आजादी के संघर्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग विचारों, अलग अलग मानसिकताओं वाले लोगों ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन जब हम उन सभी नेताओं के विचारों को यदि वर्गीकृत करें, तो विचारों के वर्गीकरण के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ नेता ऐसे थे, एक समय ऐसा आया जब कुछ नेता ऐसे थे जो अंग्रेज शासन को अच्छा मानते थे, ब्रिटिश शासन को लोक कल्याणकारी मानते थे, लेकिन
और उसको बनाए रखने के समर्थक थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कुछ कुछ नेतृत्व ये मानते थे कि अब हमें उग्र रूप से काम करना पड़ेगा और पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और वो उस नेतृत्व का जो नेचर था, वो समाज का एक अलग वर्ग था। कहने का मतलब यह नेतृत्व किस स्वरूप में उभरा, किस प्रकृति वाला था, वो भी राष्ट्रीय आंदोलनों को अलग अलग चरणों में विभाजित करने में सहायक बनता है। तीसरी बात, टारगेट की हम कर सकते हैं लक्ष्य। जब संगठित राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में शुरू हुआ, तब इस राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य कुछ और हुआ। ये सब क्या है वो हम लोग आगे विचारधाराओं में पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। अभी मैं केवल आधार की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1885 में जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेतृत्व था, उन्होंने औपनिवेशिक स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। लेकिन बाद में जाते जाते पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज जो भारतीय आजादी का लक्ष्य बना। तो अलग अलग समय पर लक्ष्य भी अलग अलग रहे, और इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आंदोलनों के युग को अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर सकते हैं मीन्स या टूल्स, जिसको हम कह सकते हैं साधन। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जैसे अभी हमने कहा 1885 से जब संगठित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब हमारा लक्ष्य औपनिवेशिक स्वशासन की प्राप्ति थी। धीरे धीरे ये हमारा लक्ष्य बदला पूर्ण स्वराज्य में। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भी अलग अलग समय पर अलग अलग रहे। प्रारंभ में हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे साधन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के रूप में जाने गए, जिनको हम शांतिपूर्ण या संवैधानिक साधन के नाम से जानते हैं। और बाद में यही साधन उग्रता, आक्रामकता और हिंसक साधनों में भी परिवर्तित हुए। तो इन दो साधनों की अलग अलग प्रकृति के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आंदोलनों के युग को अलग अलग चरणों में विभाजित करते हैं। और फिर आखिरी बात जो हम लोग बता सकते हैं कि इस नेशनल मूवमेंट का नेचर किस तरह का रहा। क्या 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा व्यापक रूप से फैल गया, या धीरे धीरे ये जनता के अंदर अपने पांव पसारने लग गया, या इसकी जो व्यापकता थी उसका क्षेत्र कितना था? इस आधार पर भी हम राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को अलग अलग युगों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये कुछ आधार हैं जिसके बेस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण तीन चरणों में समझ सकते हैं। पहला 1885 से 1905, दूसरा 1906 से 1918, और तीसरे चरण की हम बात करते हैं 1919 से 1947। अब हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, कि ये जो तीनों काल हैं, तीनों चरण हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, इन तीनों चरणों के अंदर आजादी को पाने के लिए जिस तरह से रणनीति बनाई गई, उस रणनीति में विचारधाराओं का क्या योगदान रहा है, आइडियोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं। तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लगाकर 1947 तक मोटे तौर पर 4 विचारधाराओं में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहली जो विचारधारा रही है वो मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी विचारधारा रही है। उदारवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लक्ष्य, इनके साधन, इनकी कार्यप्रणाली, ये सब बहुत अलग था। और इसी से जुदा बिल्कुल एक अलग विचारधारा जो इसके जस्ट बाद में आई, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी विचारधारा के रूप में। अब दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। उदारवादियों ने जिस तरह की नीतियां, जिस तरह के लक्ष्य तय किए, जिस तरह की कार्यप्रणाली और जिस तरह के साधनों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे बिल्कुल उल्टा उग्रवादियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया। और इसी समानांतर एक और विचारधारा हमारे यहाँ पर उभरी, जिसको हम रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं, जो उग्रवादी विचारधाराओं से भी 2 कदम आगे थी, जिसने हिंसा और क्रांति का सहारा लिया अपनी बात को अपने मनवाने के लिए या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये एक तीसरी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में हम देख सकते हैं। और एक चौथी विचारधारा जिसको कि लोग विचारधारा नहीं कहते हैं, जीवन पद्धति कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको विचारधारा के रूप में समझेंगे। 1920 के बाद एक चौथी विचारधारा आई जिसको हम गांधीवादी विचारधारा के रूप से जानते हैं, जिसने आजादी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिकता,
सत्य, अहिंसा, नए साधनों के साथ, नई सोच के साथ अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने का काम किया। तो ये विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, ये सारी विचारधाराएं हम आजादी के संघर्ष के दौरान भारतीय राजनीति में देख सकते हैं। तो ये आपका जो प्रारंभिक परिचय है, आपके सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा। तो उसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या है, उस प्रारंभिक पृष्ठभूमि को हम इस रूप में समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये विचारधाराओं का जो काल है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, उदारवादी विचारधारा का जो काल था वो 1885 से लगाकर 1905, 1885 से 1905 तक का काल रहा। उग्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा तकरीबन समानांतर शुरू हुई, और हम लोग कह सकते हैं कि उग्रवाद का जो काल था वो मोटे तौर पर 1906 से लगाकर 1918 तक का काल था। और इसी दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विचारधारा ने भी अपने पांव फैलाना शुरू किए, जो आगे तक चलती रही। जिसमें आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि फलाने ने वहां बम फोड़ दिया, फलाने ने उसकी हत्या कर दी। तो वो सब जिसमें हिंसा या उग्रता रही, उसको हम इसी प्रकार की क्रांतिकारी विचारधारा में शामिल कर सकते हैं। और तीसरी विचारधारा, जिसको हम गांधीयन फिलॉसफी कहते हैं या गांधीयन आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं, भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश 1919 से और 20 से माना जाता है। तब से भारतीय राजनीति में एक नई प्रकार की रणनीति, एक नई प्रकार की सोच चली, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसी सोच ने एक नई दिशा दी, जो कि 1947 तक चलता रहा। इसलिए हम इसको गांधीवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं, यानी कि 1919 से लगाकर 1947 तक का जो काल है वो गांधीवादी विचारधारा का काल कहा जाता है। अच्छा, अब एक दूसरी बात जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी आंदोलन की प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेस ऑफ मूवमेंट क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप अगर ये प्रोसेस समझेंगे तो आपको ये जो अभी मैंने विचारधाराओं का जो क्रम बताया, वो क्रम भी आपको समझने में आसानी रहेगी अगर आप किसी मूवमेंट या किसी आंदोलन की प्रक्रियाओं को मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 4 मोटे बिंदु मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी सिस्टम के प्रति एक असंतोष का जन्म होता है, यानी कि कोई भी व्यवस्था अगर चल रही है तो वो व्यवस्था अपनी उस व्यवस्था का लक्ष्य कुछ सीमित होता है, या वो व्यवस्था आम जन के हित में नहीं होती है, या वो व्यवस्था आम जन के साथ शोषण, दमन, अन्याय जब करती है, तो उस सिस्टम के अगेंस्ट एक असंतोष उन लोगों में उत्पन्न होता है। तो और यही असंतोष कि कहीं ना कहीं जब बढ़ जाता है तो आंदोलन का रूप लेता है। आप भारतीय राजनीति के संदर्भ में, आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी ये देख सकते हो कि ब्रिटिशों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन किया, तब शासन का मुख्य उद्देश्य उनका आर्थिक था, और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने धीरे धीरे न केवल आर्थिक नीतियां बल्कि राजनीतिक क्षेत्र पर भी कब्जा जमाना शुरू किया, और 1857 में वो उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुए, और अपने इन राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने दमनकारी और शोषणकारी नीतियां अपनाई, और धीरे धीरे ये दमन और शोषण, जो एक्सप्लॉयटेशन की उनकी पॉलिसी थी, वो व्यापक होती गई। तो इसी से पूरी भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक असंतोष उभरा। तो ये आप राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इस पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हो। किसी भी आंदोलन की प्रोसेस में सबसे पहली बात क्या होती है, असंतोष का जन्म होना, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसी प्रकार का असंतोष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरा। ये पहली प्रोसेस के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब आम जनता और शासन के बीच में कोई असंतोष उत्पन्न होता है, तो उसका अगला चरण हम लोग बता सकते हैं, वो क्या है, संवाद का प्रारंभ, डायलॉग्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सत्ता या अथॉरिटी या जो भी शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ एकदम से खड़े हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिस्टमेटिक तरीका, व्यवस्थित तरीके की जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि जब हमारा असंतोष उत्पन्न होता है तो हम एक संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू होता है। उस डायलॉग का लक्ष्य क्या होता है,
कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी मांगे क्या हैं, हम लोग क्या राइट्स चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हम वो सब उस सिस्टम के सामने रखें। और उन उसको रखने का तरीका क्या होगा? पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, यानी कि संवैधानिक तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात उस व्यवस्था के सामने रखें। तो ये आंदोलन का एक दूसरा प्रोसेस जो हम लोग बता सकते हैं। अब इसको आप हमारे नेशनल मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। हमारे नेशनल मूवमेंट में भी क्या हुआ, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बाद जो नेतृत्व या जो लीडरशिप उभरी, उन्होंने भी इसी प्रकार के डायलॉग स्टेब्लिश करने की कोशिश की। उनका जो तरीका था वो एग्रेसिव नहीं था, वो पूरा का पूरा तरीका क्या था, वो संवाद का तरीका था। यानी कि उन्होंने अपने एक 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 फोरम स्टेब्लिश किया जहां पर ब्रिटिश रूल और जहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बैठकर डायलॉग कर सकें, अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और कैसे अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन इंडियंस को शासन के अंदर मिले। ये डायलॉग का क्रम एक सेकंड स्टेज पर हम राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के दौरान देख सकते हैं। फिर किसी भी मूवमेंट की जो तीसरे प्रोसेस की हम बात करते हैं, वो होता है हिडियसनेस और एग्रेसिवनेस, यानी कि उग्रता और आक्रामकता। अब इसको आप सेकंड वाले लेयर्स के साथ जोड़ सकते हो कि जब अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, डायलॉग अगर चल रहे हैं, और उसके बाद भी कोई पॉजिटिव या कॉन्क्रीट रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए, तब तब हम तब क्या होता है कि उस आंदोलन के अंदर एक उग्रता और आक्रामकता आती है। उग्रता किसमें? अपनी बातों को मनवाने के लिए जो साधन हैं, उन साधनों में परिवर्तन किया जाता है, अपने लक्ष्य में परिवर्तन किया जाता है, अपनी फंक्शनिंग या कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। और जब इस प्रकार का एग्रेसिव नेचर आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन का पूरा नेचर ही बदल जाता है। अब इस तीसरे पॉइंट को भी आप नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ सकते हो। जब जो हमारा दूसरा जो प्रोसेस है संवाद का, जिसको हम लोग लिबरल आइडियोलॉजी के रूप में समझते हैं, जो 1885 से 1905 तक चली, उसमें डायलॉग और उससे रिलेटेड मीन्स, उससे रिलेटेड टारगेट्स ही हमारे नेशनल मूवमेंट में देखे जा सकते हैं। लेकिन जब इनसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाया, तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा आई, जिसको हम उग्रवादी या क्रांतिकारी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने इन विचारधाराओं ने न केवल अपने लक्ष्य में परिवर्तन किया, बल्कि साथ ही साथ अपनी कार्यप्रणाली, अपने उद्देश्यों, अपने साधनों, इन सब में भी परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान की। तो ये एक तीसरा आंदोलन का जो प्रोसेस है वो हम लोग बता सकते हैं। और जब इस तरह से, यानी कि जो तीन स्टेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, असंतोष का जन्म होना, फिर डायलॉग का प्रारंभ होना, फिर आंदोलन में उग्रता और आक्रामकता आना, जब इस तरह से आंदोलन संचालित होता है, तो अंततः कोई ना कोई रिजल्ट, परिणाम हमारे सामने आता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आया, और वो था इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आजादी। तो ये आप भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की जो ये प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में अलग अलग विचारधाराओं के क्रम को, उनकी भूमिका को हम लोग इन प्रक्रियाओं के रूप में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो था, वो मैंने अभी आपके सामने रखा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं